हेलो गाइस, मैं डॉक्टर दीपक आजना, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतलाम। आज हमारे साथ है डॉक्टर अली क्या, जिन्होंने रिसेंटली एफएमजी में स्कोर किया है 229। सो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे डॉक्टर अली क्या ने अपनी प्रिपरेशन करी थी और क्या ये जो एफएमजी की पूरी जर्नी रही है। सो वेलकम अली क्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर दीपक। मैंने एक्चुअली अपना एमबीबीएस यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया से करा है और रिसेंटली मार्च में ही ग्रेजुएट हुई हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आई रियली स्कोर्ड 229 एज यू मेंशन। एंड ये अटेम्प्ट बहुत टफ भी था एक्चुअल में, देखा जाए तो बिल्कुल। फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा ही टफ था। यस, टोटल वो उसका स्कोर ही बता रहा है कि टोटल अराउंड 10% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सो इट वाज रियली टफ। सो व्हेन डज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फॉर एफएमजी एग्जाम? Yes, so basically I started my preparation like from my third year only. I started very early क्योंकि मेरे दिमाग में था कि कभी ना कभी like I have to give FMG one day, so why not just integrate it with college studies. तो college में जैसे जैसे जो subjects होते थे तो वैसे वैसे मैं prepare करती थी. Okay, and what was your main source for your preparation? Yes, one of my main sources was PrepLadder, and it is very important to know कि PrepLadder like actually curate FMG के लिए किया गया है बहुत अच्छे से, मतलब leading faculties have been teaching us very nicely. Their way of teaching is also very good, and they have broken down like this conceptual things into the cellular level. तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा connect मिलता है subjects के साथ. तो जब आप कॉलेज में थे तब आपने कैसे प्रेपरेटर को यूज करा? क्योंकि क्लासेस होती थी, क्लासेस के साथ साथ में अगर प्रेपरेटर को यूज करना है, वीडियोस देखना है, क्यूबिंग करना है, तो क्या शेड्यूल होता था उसका और किस हिसाब से आपने प्लानिंग करी कॉलेज टाइम में? तो यूजुअली जब कॉलेज टाइम के साथ होता था तो जो सब्जेक्ट और टॉपिक जैसे कॉलेज में पढ़ाते थे कि कॉलेज में प्रेजेंटेशंस होते हैं, मोस्टली बहुत सुपरफिशियली पढ़ाया जाता है, तो उस चीज को डेप्थ पे इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी होता है घर पे आके. तो मैं क्या करती थी कि मोस्टली सुबह का टाइम लेती थी क्योंकि कॉलेज मतलब हम लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर सकते हैं ना कॉलेज का. हाँ। तो जब क्लासेस नहीं होता था तो मोस्टली मैं कवर करती थी और कई बार जैसे कॉलेज में कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ाए तो उसको भी कवर कर लेती थी, मतलब वैसे. और क्वेश्चंस और क्यू बैंक्स के साथ भी हमेशा इंटीग्रेटेड रहता था. ओके। मोस्टली मैं ये भी बता दूं कि मैं कभी भी क्यू बैंक साथ में नहीं सॉल्व करती, मतलब साथ में सॉल्व करती थी लेकिन प्रीवियस सब्जेक्ट का सॉल्व करती थी जो ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि ओके। उससे रिटेंशन बेटर होता है. ओके, और एक्स्ट्रा रिवीजन भी हो जाता है साथ में उस सब्जेक्ट का, पुराने वाले का। यस यस, बिल्कुल ओके। बिल्कुल. सो जब आपकी ग्रेजुएशन हुई तब तक आपने लगभग कितने सब्जेक्ट्स खत्म कर लिए थे प्रेपरेटर से? मेरी जब ग्रेजुएशन हुई मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स एक बार फर्स्ट रीडिंग तो हो गई थी मेरी, क्योंकि मैंने अर्ली शुरू किया था. पर मेरा डेडिकेटेड पीरियड ऑफ स्टडी लास्ट के 9 मंथ्स के अराउंड था, तो उसमें बोल सकते हैं कि मतलब मैंने क्यू बैंक्स कुछ कुछ छोड़ दिए थे जब तक मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, पर उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू करा था क्यू बैंक्स को ठीक। फॉर एग्जाम. जैसे कि आपने बताया कि आपका जो लास्ट 9 मंथ वाज वेरी सीरियस अटेम्प्ट ना, जो भी लास्ट 9 मंथ में प्रिपरेशन सीरियस वे में करी थी। हम्म. मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का ये होता है कि वो 3-4 साल तक प्रिपरेशन को पुश करते रहते हैं कि चलो करेंगे करेंगे करेंगे, लास्ट ईयर यस में ही यस. मेजोरिटी लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दैट लास्ट ईयर कि चलो अब तो अपने को सब कुछ खत्म ही करना है, तो क्या उसमें क्या प्लानिंग थी अपनी? तो पहले तो मैंने ये देख लिया कि वेटेज क्या है सारे सब्जेक्ट्स का, कौन सी चीज ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि पेपर पैटर्न सब्जेक्ट का डिफरेंट होता है हर पेपर का. तो इट्स हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट एग्जामिनर्स वांट टू आस्क यू. तो यस। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक थ्रेशोल्ड जमा कर लिया कि मतलब मुझे इतना तो स्कोर करना ही है, 150 के लिए मुझे कितना कुछ प्रिपेयर करना है. उसके बाद स्टेप स्टेप वाइज आगे बढ़ती रही कि हाई स्कोर करने के लिए फिर आगे क्या करना पड़ेगा. तो वो मेन स्ट्रैटेजी था. तो ओके। बेयर मिनिमम करना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने क्लिनिकल सब्जेक्ट से यूजुअली शुरू किया था क्योंकि मेरा ओके। बेसिक्स बहुत स्ट्रांग था. मैंने बुक से यूजुअली अपने बेसिक्स क्लियर किए थे. ओके। और एमसीक्यूज कैसे सोल्व करते थे और क्या हेल्प मिली प्रेपरेटर से एमसीक्यू सोल्व करने में? जी. तो प्रेपलैडर की एक फीचर मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने देखी कि इनका जो क्वेश्चंस है ये बेसिकली पूरा क्लिनिकल ओरिएंटेड है. और प्लस इनका जो क्यू बैंक वर्जन 5.0 है इसमें मतलब एक एक्टिव गाइडेंस फीचर है, जिसकी वजह से मतलब आप ये भी पता कर सकते हो कि आप ट्यूटर मोड में सही आंसर कर रहे हो नहीं कर रहे. और दूसरी चीज इनके टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं इन्होंने, जिससे मतलब ये पता चलता है कि किस पार्ट का इसका एक्सप्लेनेशन है उस वीडियो लेक्चर में. ओके। तो ओके। ये बहुत अच्छी चीज है. ओके। और जब फिर हम कॉलेज से जब इंडिया आए, इंडिया आने के बाद फिर अपनी क्या स्ट्रेटजी थी अगले, क्योंकि जब आपको डिग्री मिली उसके बाद एग्जाम तक की अपनी क्या स्ट्रेटजी थी, अपने कैसे चीजें प्लान करी?
यस, इंडिया आने के बाद तो मैं बेसिकली एक केव में घुस गई और मैंने घर में सबको बोल दिया कि सब चले जाओ यहाँ से। मुझे पढ़ना है, प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली घर में पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती बिकॉज कोई ना कोई आते रहते हैं गेस्ट वगैरह। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शेल में घुसना ही पड़ेगा वो डेडिकेटेड पीरियड के लिए। ठीक है। और स्ट्रैटेजी यही थी कि मतलब मैंने रिविजन, क्यू बैंक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, क्योंकि क्यू बैंक्स ही है जो कि मतलब जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, स्पेशली पीएसएम के लिए जो कि इतना टफ था। आई थिंक आधा पीएसएम मेरा क्यू बैंक्स की वजह से हुआ है। हम्म। ऐसे तो क्यू बैंक्स प्लस जीटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं डरती थी जीटीज देने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता था कि जीटीज है तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे क्या होगा। बट देन जीटीज से मुझे पता चला कि वीक सब्जेक्ट्स क्या है मेरे, और उस पर फोकस बहुत ज्यादा देना पड़ा फिर। तो जब आप कॉलेज से जब इंडिया आए तो फिर आपने सिर्फ रिवीजन ही करा या आपने वापस से वीडियोस भी देखे या रिवीजन वीडियो यूज करे? एक एक्चुअली आपकी स्ट्रेटजी क्या थी जब इंडिया आप आ गए? आप मार्च में इंडिया आए, राइट? जी तो जी, उसके बाद मार्च आपके में मैं पास इंडिया आ गई चार थी। 4 मंथ के आसपास थे उसके बाद आपके पास? मैंने बेसिकली पूरा रिवीजन करा था, रिवीजन वीडियोस, रिवीजन नोट्स, यही मतलब मैंने प्रिस्क्राइब करा था, और यही मतलब मैं यूज कर रही थी पूरे टाइम, प्लस क्यू बैंक्स के साथ उसको इंटीग्रेट करके यूज करा था। तो वो मेन नोट्स जो करे थे वो छोड़ दिए थे, वो भी साथ साथ कंटिन्यू चल रहा था? नहीं, जैसे कुछ सब्जेक्ट, जैसे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने मेन नोट्स ही प्रेफर किए थे, क्योंकि ओके। उनका वेटेज प्लस बहुत रैपिड ज्यादा था। रिवीजन वीडियो। और वो रैपिड रिवीजन वीडियोस एंड ओके नोट्स। ओके यस। ओके, ठीक है। और खासकर जीटी का क्या रोल रहा? कब से अपन ने देना स्टार्ट करा जीटी को, और उस जीटी को कैसे अपन ने इम्प्रूव करे मार्क्स वगैरह? जी, तो जीटी तो मैंने देना शुरू कर दिया था लाइक 6 मंथ्स पहले से। और जो भी जीटी अपकमिंग आते थे, बेसिकली मैं एवरी वीक या हर 2 हफ्ते में जब भी आते थे तो आई यूज टू गिव जीटी। और इम्प्रूव किया क्या कि जीटी को असेस करने से ज्यादा इसको एक रिव्यू टूल की तरह लेना चाहिए। और हम्म। जीटी ये भी करता है कि एक एग्जाम माहौल बना देता है आपके लिए, टाइम रहता है उसमें, टाइम लिमिट, और मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स से आते हैं, क्योंकि यूजुअली जब हम क्यू बैंक्स करते हैं तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए क्यू क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो हम्म। ये मिक्स्ड हो जाता है, तो वो सारा मतलब, और प्लस आपका वीक पॉइंट्स पता चलता है हमें कि मतलब एग्जैक्टली किस चीज पे ज्यादा वापस से जाके रिव्यू करना है। तो वो इम्पोर्टेंट है। अपना वैसे जीटी स्कोर लगभग कितना, जब आपने स्टार्टिंग देना स्टार्ट किया तब कितना स्कोर रहता था जीटी में, और कितना इंप्रूव किया अपन ने? जी, मैंने तो फर्स्ट टाइम जीटी में कुछ अराउंड 180 स्कोर किया था। ओके। और मुझे वैसे लगा, हाँ, और मैंने ज्यादा तब मतलब मेरा प्रॉपर रिवीजन हुआ भी नहीं था, और फिर मुझे लगा कि और करना पड़ेगा इसको इम्प्रूव, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 180 इसलिए है क्योंकि समहाउ मैंने क्यू बैंक्स भी किए हैं। तो मुझे हाँ। लगा कि शायद इसीलिए हो रहा होगा कि सेम क्वेश्चंस की वजह से, बट देन अगर ऐसा नहीं था, फिर धीमे 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 मैंने जब और रिवीजन किए, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट्स को कवर करना, क्योंकि वो 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम्म। पीएसएम में कुछ क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, तो उस केस में आपका फॉरेंसिक या फिर ऑर्थो, डर्मा, एनेस्थीसिया, इन सब के क्वेश्चंस लग जाते हैं, तो भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है इसीलिए। ओके ओके, ठीक है। और उसको एनालिसिस कैसे करते थे जीटी को? जीटी को एनालाइज इससे करती थी कि जो मेरे करेक्ट हुए हैं उनको मैं जाके वहीं से पढ़ती थी, जहां से मैंने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, क्योंकि एक विजुअल मेमोरी रहती है कि ये पेज में मैंने ये पढ़ा है, तो वो वहीं से मैं रिवाइज करती थी। और जो बिल्कुल मतलब मुझे उसके बारे में नहीं पता, तो उसको मैंने जीटी के ही नीचे जो बहुत अच्छे से करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन प्रेप लैडर में दे रखे हैं, तो हम्म। उनके थ्रू ही समराइज करके रिव्यू करती थी। ओके। और तो जैसे डॉक्टर अली क्या अभी जो एफएमजी दिसंबर है उसके लिए लगभग सिर्फ 3 मंथ बचे हैं, तो क्या रैपिड जी, रिवीजन इज इनफ फॉर एफएमजी दिसंबर एग्जाम? yes, I would say that rapid revision is more than enough, but don't study rapid revision in a way कि just रट्टाफाई कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसको हम्म। कॉन्सेप्चुअली भी समझना बहुत जरूरी है। और कुछ सब्जेक्ट, जैसे मेरे कुछ सब्जेक्ट, एनाटमी मेरा बहुत वीक था और मुझे बिल्कुल हम्म। पसंद नहीं एनाटमी पढ़ना, तो वो चीज को मैं जाके बार बार रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। हम्म। वीडियोस भी अगर जरूरत पड़े तो वीडियोस भी देखना जरूरी है उसमें। ओके। और ये किस चीज हिसाब से बोलेंगे। रैपिड और रिवीजन वीडियोस को यूज करना चाहिए, खासकर ये दिसंबर एफएमजी की अगर हम बात करें? जी, तो रैपिड रिवीजन वीडियोस को एक रिव्यू की तरह लेना चाहिए। और मेन चीज आपका क्यू बैंक सॉल्विंग, मतलब मेरा तो मेजर पोर्शन ऑफ द डे जो लास्ट के 3-4 महीने था वो मोस्टली क्यू बैंक्स पे था। मतलब मैं उठती थी और फिर सुबह से लेकर शाम तक क्यू बैंक ही करती थी और उसके ही रिव्यू करती थी, और फिर शाम के टाइम 2-3 घंटे निकाल के वो टॉपिक पढ़ लिया जैसे रैपिड रिवीजन से, वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए क्योंकि आपके कॉलेज टाइम में मेजोरिटी सब्जेक्ट्स खत्म हो चुके थे, तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वहीं से हो जी चुकी थी I think।
तो अर्ली जी स्टार्ट ये भी करने मैं का भी एक बोलूंगी। फायदा होता है। जो जूनियर्स अगर कॉलेज में और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप कॉलेज में अर्ली स्टार्ट कर देते हो तो उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है कि इस जैसे टफ एग्जाम में भी आपने 229 स्कोर करा। बिल्कुल बिल्कुल, अर्ली स्टार्ट करने का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अर्ली ओके। स्टार्ट करने से क्या है कि मतलब कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मतलब इतना जल्दी हम लोग एग्जाम के टाइम नहीं देख पाते नहीं कर उसको, सकते। तो वो यस। पहले ही समझ आ जाते हैं। ओके। और लास्ट में जूनियर्स के लिए और खासकर जो भी दिसंबर एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उन दोनों के लिए कोई सजेशंस? जी मैं बोलूंगी कि दिसंबर एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना पूरा फोकस दिसंबर एग्जाम पे ही दे। और एक चीज, मतलब मैं ऐसा गलती करती थी जो मुझे नहीं करना था, मतलब ये टिप हम्म। भी रहेगा एक तरीके से रेकमेंडेशन, कि मैं हम्म। क्या करती थी कि मैं सोचती थी कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो इसको मैं बहुत अच्छे से एक बारी में ही पढ़ लेती हूँ। पर ये ऐसा हम्म। कुछ नहीं होता कि एक बारी में अच्छे से पढ़ लिया। एक बार हमेशा हम्म। सरफेस करिए, फिर आप थर्ड डे आके वापस सरफेस करिए, तो वो ज्यादा रिटेन करता है रादर देन जस्ट एक ही बार में अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो भूलोगे ही आप, वो तो सही बात। डेफिनेट है। सही, मतलब मल्टीपल रिवीजन ये एड ऑन चीज है, करोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। मल्टीपल रिविजन। ओके यस यस, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जूनियर कॉलेज में है उनके लिए? उनके लिए तो मैं यही बोलूंगी कि जितने दिन टाइम है तो बुक्स पे फोकस करिए, और प्लस जो अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना नहीं है तो प्रेप लैडर और ऐसे जो एप्स होते हैं उनके थ्रू आप बहुत ज्यादा अच्छे से डीप इंसाइट ले सकते हैं अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो। और वैसे वैसे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ओके। सो अब आपका क्या प्लान है इंटर्नशिप और बाकी चीजों का? जी बिल्कुल, अभी तो इंटर्नशिप स्कोर कार्ड आएगा आज, और फिर उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप का भी आगे प्लान करते हैं। अभी कहाँ, झारखंड में इंटर्नशिप का प्लान है? यस, झारखंड में नहीं तो विशाखापट्टनम में, तो वो देखना पड़ेगा मुझे जिसके अकॉर्डिंग पॉसिबल है। ओके ओके ओके। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अलीकिया फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बहुत सारी चीजें आपने बताई जो आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।